दोस्तों, क्या आपने आमदनी के बजट के बारे में सुना है? यूं तो बजट के बारे में हम अक्सर अखबारों और न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं और मैं श्योर हूं कि आपने भी इसके बारे में कभी ना कभी सुना या पढ़ा होगा। लेकिन सरकारी बजट के अलावा कभी आपने घर के बजट के बारे में सुना है? आम आदमी का बजट, जो कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी और बेसिक स्टेप है। लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश की है कि वो क्यों जरूरी है और उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपने कभी लोन लिया है या आपके ऊपर अभी कोई लोन बाकी है जिसे चुकाने के लिए रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आप लंबे समय से किसी चीज को खरीदने के सपने देख रहे हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से आप अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हर महीने पैसों की तंगी ने आपको परेशान करके रख दिया है और आप एक बड़ी सैलरी वाली नई नौकरी या लॉटरी लगने के इंतजार में बैठे हैं, तो जाग जाइए, क्योंकि आपको नौकरी और लॉटरी की नहीं, बजट की जरूरत है। शायद आप मेरी बात सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन आपने सही सुना है, क्योंकि नई नौकरी कब तक मिलेगी पता नहीं, और लॉटरी का लगना तो किस्मत पर है। लेकिन जो आपके हाथ में है वो है बजट, और ये सरकारी बजट जितना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक बजट कैसे किसी के लोन चुकाने में मदद कर सकता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बजट लाइक अ प्रो नाम की इस बुक के बारे में जानना होगा, जिसे लिखा है मिस जोई मकी ने और गर्वित बांगा ने। इसे आप सभी के लिए न केवल हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट किया है, बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट को अपने इंडियन एग्जाम्पल्स की मदद से समझाया भी है। इसमें मिस जोई ने कई तरह के बजट मेथड के बारे में बताया है, जो न केवल हमारी और आपकी कर्ज की प्रॉब्लम को दूर करना सिखाते हैं, बल्कि साथ ही इस लगातार बढ़ती महंगाई में स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में तो खूब जोर देकर जानते हैं, 10 साल में करोड़पति, 5 साल में लखपति, साल भर में हजारों कमाए और न जाने क्या क्या। लेकिन एक्चुअल कंडीशन ये है कि हमारी सैलरी में से कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करें? एक तरफ कार लोन, होम लोन, स्टडी लोन, क्रेडिट कार्ड, बिल्स, और ऊपर से ये महंगाई। और ये महंगाई सिर्फ भारत देश की ही नहीं, हर देश की समस्या बन चुकी है, जिसमें अक्सर आम आदमी पिसता है और उसे नहीं पता कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। लेकिन मिस जोई ने इस किताब के जरिए आम आदमी की बेसिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताए हैं। साथ ही उन्होंने उन सभी गलतियों के बारे में भी बताया है जो अक्सर लोग अपने फाइनेंशियल में करते हैं। इसके अलावा जोई, जो कि खुद एक लेडी हैं, उन्होंने एक स्पेशल चैप्टर भी रखा है जिसमें उन्होंने लेडीज के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में भी बताया है। और इस पूरे चैप्टर को उन्होंने स्पेशली लेडीज को ही डेडिकेट किया है। और इस बुक की खास बात यह है कि जोई ने इस पूरे मेथड और सिस्टम के लिए कोई स्पेशल अमाउंट की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ये सब कुछ पॉसिबल करना बताया उसी अमाउंट में जो आप आज कमा रहे हैं। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो चलिए सुनते हैं पूरी ऑडियो बुक और कर देते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपको पैसे और फाइनेंसेस के बारे में लगातार अलग अलग बातें समझाई जाती हैं, क्योंकि पैसे को अर्न करने के तरीकों के बारे में अक्सर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। वो ये तो बता देते हैं कि पढ़ाई करने से, डॉक्टरी करने से, इंजीनियरिंग करने से अच्छी नौकरी मिलेगी या फिर डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन वो ये नहीं बताते कि क्या सिर्फ डॉक्टर बनने से या फिर इंजीनियर बनने के बाद पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, या फिर उसके बाद भी कुछ ऐसा जो सीखना पड़ेगा। मतलब यह है कि आप वही सोचते रह जाते हैं जो आपके बड़ों ने या फिर आपके टीचर्स ने आपको बताया होता है। और दुर्भाग्य से सच तो यह है कि हमारे बड़े या टीचर भी सिर्फ वही बता सकते हैं जितना कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा हो। मतलब ये कि एक डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर बनने के बारे में ही बता सकता है, ना कि हमें पैसा कैसे कमाना चाहिए या फिर उसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाए इस बारे में। जब तक आप एक अमीर घर में पले बढ़े नहीं हैं, आपके लिए इस बात का पता लगाना बेहद मुश्किल है कि एक बेहतरीन फाइनेंशियल ऑप्शंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बल्कि अपने परिवार के फाइनेंशियल रास्ते को रिफ्लेक्ट करने से आपके मन में पैसा कैसे काम करता है, इसके बारे में नेगेटिव थॉट्स पैदा हो जाते हैं।
इसलिए याद रखें कि आपके पैसा कमाने, उसे सही जगह लगाने के बारे में सही विचार, अच्छे आइडिया मेंटेन करना, आपके कैपिटल बनाने का सीक्रेट, आपके पास मौजूद पैसे की मात्रा नहीं है, बल्कि उसके प्रति आपकी सोच, आपके थॉट हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे अरबपति हैं जिसने अपना लगभग सारा पैसा खो दिया हो, लेकिन उसके बाद आपके पास 20 लाख रुपए अभी भी बचे हैं, तो आप क्या सोचेंगे? आपको एहसास होगा कि आप गरीब हो गए, जबकि अभी के कंपैरिजन में 20 लाख भी एक बड़ी रकम है। लेकिन ये भी है कि अरबों के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर एक रियल अरबपति अपना सारा पैसा गंवा देता है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि वो गरीब है। वो अपने बचे हुए कैपिटल और अपने एसेट्स को फिर से बनाने की स्ट्रैटेजी के बारे में सोचेगा। इसे ही हम करोड़पति मानसिकता यानी बिलियनर माइंडसेट कहते हैं। पैसा सिर्फ एक मीडियम है, एक्चुअल में आपकी पावर पैसा बनाने की नॉलेज में है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि कुछ $1000 होना सफल है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। चलिए इस बारे थोड़ा डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि कैसे पैसे के बारे में रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हमारे कैपिटल्स को और एसेट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें कर्ज में डुबा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि अक्सर हम अपने बैड फाइनेंशियल डिसीजंस को सही ठहराने के लिए दिन ब दिन खुद से झूठ बोलते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक ऐसे नुकसान की तरफ खींचता है जो दरअसल सबसे आसानी से बदला जा सकता है। चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। झूठ का भूत। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ पास के एक मॉल में खरीदारी करने जा रही थी, लेकिन वहां से मुझे अपने लिए कुछ नहीं खरीदना था, क्योंकि उस समय मैं एक छोटी सी नौकरी कर रही थी, जहां से मुझे सिर्फ इतना ही पैसा मिलता था कि मैं सिर्फ अपने रोज के खर्चे पूरे कर सकूं। ये जानते हुए कि अगर मैंने एक और नया टॉप खरीदा तो मेरे पूरे महीने का बजट बिगड़ जाएगा, मैं बस अपने दोस्तों के साथ उन्हें सिर्फ कंपनी देने चली गई थी। अभी हम बस मॉल में यहाँ वहाँ घूम ही रहे थे कि अचानक से मेरे फ्रेंड्स कुछ देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए। एक पल के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने भी उसी तरफ देखा जिस साइड वो सब देख रहे थे, तो अचानक से मैं भी एक्साइटेड हुई। मुझे मालूम पड़ा कि एक्चुअल में उनकी एक्साइटमेंट का कारण वहां पर मिलने वाला वो डिस्काउंट ऑफर था जहां बड़ा बड़ा लिखा था बिग सेल, 75% तक की छूट। मेरी सभी दोस्त और मैं तुरंत उस स्टोर में घुस गए और वहां रखे कपड़े देखने लगे। हालांकि मुझे अच्छे से पता था कि मुझे वहां से कुछ नहीं खरीदना है, लेकिन तभी मेरी नज़र एक ड्रेस पर पड़ी जिसे मैंने पहले भी बाहर से देखा था। मैंने सिर्फ एक अंदाज़ा लगाने के मोटिव से उसके रेट टैग पर नज़र डाली, जिस पर उसका एक्चुअल प्राइस 8,000 रुपये लिखा था, लेकिन फिलहाल सेल में वो मात्र 1,600 में मिल रही थी। ये वास्तव में एक अच्छी डील थी जिसे मैं खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे जल्दी से वो ड्रेस खरीद ली। उस इंसिडेंट को याद करते हुए बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी स्टूपिडिटी कर दी थी। देखा जाए तो ऐसी बेवकूफ़ी हम सभी अपनी लाइफ में रोज करते हैं और सेल के नाम पर इतनी सारी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमारे लिए उतनी ज़रूरी भी नहीं होती, या फिर जिनकी ज़रूरत हमें उस वक्त नहीं होती। देखा जाए तो ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है और ये हम सबके साथ कॉमन है। आप एक नज़र अपने घर में चारों ओर और अपनी अलमारी में देखें। आपने कितनी चीज़ें इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए कि वो सेल में सस्ती मिल रही थी। देखा जाए तो ये सेल हमारे ऊपर बड़े कर्ज के मेन रीजंस में से एक है। हम उन चीज़ों के कारण कर्ज में डूब जाते हैं जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत ही नहीं होती। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो सेल में चीज़ें खरीदने के लिए कर्ज लेता है। ये बात सही है कि ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन आप जो अपनी सेविंग का पैसा यहाँ वहाँ सेल के आइटम्स खरीदने में फालतू खर्च कर देते हैं ना, वही सेविंग की कमी की वजह से हमें आगे चलकर ज़रूरी चीज़ें खरीदने के समय कर्ज का मुंह देखना पड़ता है। हम सब जानते हैं, फिर भी खरीदते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्या हम बेवकूफ़ या नासमझ हैं? नहीं, दरअसल उस वक्त हमें लगता है कि हमें अच्छा सौदा मिल रहा है
और अगर हमने आज उसे नहीं लिया तो फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और कोई दूसरा समझदार व्यक्ति हमसे पहले उसे खरीदने की समझदारी कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें लगता है कि हम बचत कर रहे हैं। हमारा मानना है कि सेल या डिस्काउंट में आइटम खरीदकर हम पैसे बचा रहे हैं। हम सेल के झांसे में आ जाते हैं और हम जो पैसा लंबे समय से बचा रहे थे उसे थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा खर्चे पर खर्च कर देते हैं। जब मैंने 1600 रुपए की वो ड्रेस खरीदी तो मैंने सोचा कि मैंने 6400 रुपये बचा लिए, 6400 रुपये। लेकिन वास्तव में मैंने ऐसा नहीं किया था। आप स्टोर के क्लियरेंस सेक्शन यानी कि ऐसा माल जिसे स्टोर वाले पुराने स्टॉक के रूप में निकाल रहे थे उसमें खरीदारी करके पैसे नहीं बचा रहे हैं, बल्कि बस आप उस मौके का फायदा उठाते हुए कम पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर 8000 की ड्रेस 1600 में सेल पर मिल रही है तो आपने 6400 नहीं बचाए, बल्कि आपने अपनी सेविंग में से 1600 रुपए खर्च कर दिए। मतलब ये कि आप अभी भी खर्च ही कर रहे हैं, चाहे आप भले ही माल को सेल में क्यों नहीं खरीदते। दूसरे शब्दों में, जब सेल की बात आती है तो हमारी सेविंग करने की मेंटालिटी वास्तव में खर्च करने वाली मेंटालिटी होती है, लेकिन वो मार्केटिंग स्टाइल के मैनिपुलेटिंग कॉन्सेप्ट में उलझ जाती है। ये कुछ ऐसा है कि जब भी हम ऐसी चीज़ों की परचेजिंग करते हैं जो हमारी नीड की नहीं है, उन्हें भी हम खरीद लेते हैं, भले ही हम उस कीमत पर 99% बचा लें। इसलिए दोस्तों याद रखें कि जब भी आपको स्टोर पर जाने की आवश्यकता हो तो अपने आसपास मौजूद चीज़ों के लिए अलर्ट रहें। जब आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो आप चाहते हैं या पसंद करते हैं तो अपने आप से पूछें, क्या मुझे एक्चुअल में इसकी नीड है? और इसके साथ ही ये सवाल भी करें, मैं इसे कितनी बार यूज़ करूँगा? क्या इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है? आपको एक पल के लिए शायद ये लग सकता है कि मैं आपको कंजूस बनने की राय दे रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये ही स्मार्ट परचेजिंग है और ये बात आपको इसलिए सोचना भी ज़रूरी है क्योंकि भले ही आपको लगता है कि ये केवल कुछ रुपए की बात है, लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि थोड़ी थोड़ी करके ही ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। 250 रुपये यहाँ, 550 रुपये वहाँ, और ऐसे करते करते साल भर में हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं जो कि जोड़े जा सकते थे। कुछ भी खरीदने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है या जिसका आप बहुत अधिक यूज़ करेंगे। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली याद रखें कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों के अलावा किसी भी अन्य चीज़ पर खर्च करने से आपकी फाइनेंशियल स्थिति और भी वर्स्ट हो जाएगी। एक इमरजेंसी सिचुएशन। जब मैं बड़ी हो रही थी तब मेरी काफ़ी अच्छी एक दोस्त थी जिसे परचेजिंग करना बेहद पसंद था। उसके पेरेंट्स उसे फ्रीक्वेंटली पैसे देते रहते थे और वो अपने सारे पैसे शॉपिंग में खर्च कर देती थी। एक बार की बात है, मुझे पता चला कि उसने अपने 1 साल पुराने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद वो पास के एक बड़े जाने माने शोरूम से कपड़ों से भरे कुछ बैग लेकर मेरे बेडरूम में आ गई। मैंने चौंक कर उससे पूछा, अरे ये कपड़े कहाँ से आए? तू शॉपिंग करके आ रही है? लेकिन क्यों? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुझे पता चल रहा था कि शॉक थी मेरे इस सवाल से। उसने मुझे रोते हुए कहा, मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, इसलिए मुझे नए कपड़े खरीदने पड़े क्योंकि मैं अपनी नई डेट्स पर पुराने कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहती। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। कितनी बार ऐसा होता है कि काम के दौरान आपका दिन खराब रहा हो या फिर कोई टेंशन की सिचुएशन बन गई हो और आप चॉकलेट खरीदने के लिए या फिर सिगरेट पीने के लिए आपने और दिनों से ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हों। काम पर आपका बुरा दिन होना उस वक्त आपके सिगरेट पीने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में था, इसलिए आपको अपने इसी खालीपन को भरने की ज़रूरत है। इसलिए याद रखें, खर्च 2 प्रकार के होते हैं, रेगुलर एक्सपेंसेस और इमरजेंसी एक्सपेंसेस। आपके इन दोनों तरह के एक्सपेंसेस का एक ख़ास नेचर होता है जिसे आपको समझना होगा। जैसे जो आपके रेगुलर एक्सपेंस होते हैं उन्हें आप मोस्ट ऑफ मंथली या ईयरली पे करते हैं, और इस प्रकार के एक्सपेंसेस में आपका कार इंश्योरेंस, आपका हाउस रेंट, आपके मोबाइल फ़ोन के बिल या कुछ जिन्हें आप रेगुलरली पे करते हैं,
और इस तरह के एक्सपेंसेस ही आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। मान लीजिए आपने अपनी किसी ज़रूरत के हिसाब से एक बिल्कुल नया लैपटॉप खरीदा, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको उसकी ज़रूरत नहीं रह गई और वो आपके लिए बेकार हो गया। तो ये आपके लिए एक आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी सिचुएशन होगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने लैपटॉप को खरीदते वक्त इस बारे में नहीं सोचा था, और इसलिए यह आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। जैसे जब हमारी कार दुर्घटना हो जाती है और हमें मेडिकल एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ता है, तो वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन होगी। याद रहे कि कोई भी आवश्यक लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एक इमरजेंसी सिचुएशन है। लेकिन अपने लिए अननेसेसरी ओवरलोड कपड़े खरीद लेना, टेंशन में नशा करना, ऐसे काम आपके स्वास्थ्य और आपके बजट दोनों के लिए हानिकारक हैं। इसके अलावा जैसे आपके फेवरेट सिंगर के शो के लिए टिकट खरीदना, जिन्हें आप सिर्फ दूर से देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके लिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है और आपको टिकट खरीदने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पुराना हो चुका है और वो अपनी वारंटी के 10 साल बाद भी आपके साथ काम कर रहा था और अचानक से आज बंद हो जाता है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिसके लिए आप पहले से तैयार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब भी वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो वो अपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी एडवाइस में इसके लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर रहना होगा, यानी कि ऐसी सिचुएशंस के लिए आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप आज ही एक ऐसा अकाउंट बनाएं जिसमें आप अपनी इमरजेंसी फंडिंग स्टार्ट कर सकें। लेकिन इसे कैसे मैनेज करना है और तैयार करना है, इसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। लेकिन अभी आप समझें कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन और अनएक्सपेक्टेड स्थिति आती है, तो यही इमरजेंसी फंड्स हैं जो आपकी हेल्प के लिए काम आते हैं, क्योंकि इन्हें इसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही तैयार किया जाता है। और एक बात हमेशा याद रखें कि अपने इस इमरजेंसी फंड अकाउंट को पूरी तरह से खाली करके अपने आप को वापस से परेशानी में ना धकेलें, और वो भी इसलिए कि आपका दिन खराब था। याद रखिए कि अगर आपके पास कोई सेविंग नहीं है या बची है तो इससे बुरा समय आपके लिए कोई नहीं है, और ऐसे में हर छोटी से छोटी परेशानी भी आपके लिए एक बड़ी मुसीबत की तरह ही महसूस होगी। इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ के लिए अपना इमरजेंसी अकाउंट खाली ना करें जिसकी वास्तव में आपको आवश्यकता, ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने इमरजेंसी फंड का यूज़ केवल और केवल तभी करने की योजना बनाएं जब उसकी वास्तव में बहुत ज़रूरत हो। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते। एक बार मैं एक लक्ष्मी नाम की महिला से एक महिला कल्याण केंद्र में मिली और उससे जनरल बातें करते हुए मुझे पता चला कि वो एक सिंगल मदर थी। बातों बातों में वो मेरी एक अच्छी दोस्त भी बन गई। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करती थी और हर महीने की सैलरी में से एक लॉटरी का टिकट हर महीने खरीदती थी। एक दिन अचानक किस्मत ने उसका साथ दिया और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, और उसने लॉटरी की जीती हुई उस रकम से एक फैंसी घर, एक नई कार, डिज़ाइनर कपड़े खरीदे और बचे हुए पैसों को उसने घूमने फिरने पर और अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को महंगे महंगे गिफ्ट देने पर खर्च कर दिया। मैंने देखा कि 10 साल से भी कम समय में वो वापस बस में सफ़र कर रही थी और काम कर रही थी और एक किराए के घर में रह रही थी जिसे वो अपना नहीं कह सकती थी। उसे और उसके दोनों बच्चों को इस लॉटरी के पैसे से फ़ायदा तो हुआ था, लेकिन वो फिक्स या स्टेबल नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने पास आई इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही कम समय में ख़त्म कर दिया था। जिसका मतलब ये था कि उन्होंने अपने पास आए सारे पैसे खर्च कर दिए थे। ये एक ऐसा किस्सा है जो आज शायद पैसे से जुड़ा सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला मिथ है। हर कोई हमेशा कहता है कि अगर उनके पास बहुत पैसा होता तो वो खुश होते, वो अपना घर खरीद सकते, वो अपने परिवार को छुट्टियों पर ले जा सकते और उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, अगर आप प्रेजेंट में अपने पास अवेलेबल फंड्स का सही मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज़्यादा पैसे को भी सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे।
बल्कि सच तो यह है कि आप ज़्यादा पैसे को और भी जल्दी ख़त्म कर देंगे। याद रखिए, अधिक पैसा समाधान नहीं है। अगर आप अधिक कमाते हैं, तो आप अधिक खर्च करेंगे। अगर आपके पास अपने पैसों को लेकर कोई सिस्टम या रूल्स नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपको ये जानना होगा कि आप अपने फाइनेंसिस का सही ढंग से यूज़ कैसे करें, ताकि आप खुद को लोन्स जैसी नेगेटिव सिचुएशन से बचा सकें। और याद रखिए, अगर आप 50,000 रुपए को हवा में उड़ाने से नहीं रोक सकते, तो आप 5 लाख या 50 लाख में से भी कुछ नहीं बचा पाएंगे। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको लक्ष्मी की कहानी में बताया कि कैसे ज़्यादा पैसा होने के बावजूद आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन परमानेंट फिक्स नहीं कर सकते, जब तक कि आपने उस पर पहले से प्रैक्टिस नहीं की है और उसके लिए आपके पास कोई फिक्स प्लानिंग भी नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि आप ये गलती नहीं करने वाले हैं, जैसे कि लक्ष्मी ने की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मुझे पहले से कैसे पता है? तो सीधी सी बात है कि आप सीखने के इच्छुक हैं, और ये बात इससे साबित होती है कि आप इस समय मुझे सुन रहे हैं। और मैं भी वादा करती हूँ कि इस विषय में मेरी तरफ से जितनी मदद हो सकती है, मैं करूँगी। और आपको आपका पैसा बनाए रखने में मदद करने के लिए बेस्ट और ईजीएस्ट आइडियाज़ शेयर करूँगी, जिन्हें कि मैंने पहले इस्तेमाल किया हुआ है और जिन पर मुझे भरोसा है। मैं इसके लायक हूँ। मैं एक और लेडी को जानती हूँ जिसे कुछ अनएक्सपेक्टेड रीज़न से अपनी लाइफ के ऐसे मोड़ पर आकर मुश्किल टाइम का सामना करना पड़ा, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। दरअसल बात काफ़ी पुरानी है। हमारी बिल्डिंग में एक बड़ी उम्र की लेडी रहा करती थी, जिनकी उम्र लगभग 54 साल या उससे ज़्यादा की होगी। दरअसल वो उनके लिविंग स्टाइल के कारण अपनी उम्र से कम की ही लगती थी। उनका नाम सावित्री देवी था। सावित्री जी और उनके पति दोनों हमारे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहा करते थे। अंकल एक ऊंची पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब में थे और कुछ सालों पहले ही वो रिटायर हो गए। कुछ कारणों से उनका कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि वो एक बड़ी पोस्ट पर थे। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे से अपने लिए एक बड़ी वैनिटी वैन खरीदी। सावित्री जी के पूछने पर उन्होंने बस इतना कहा, उन्होंने सारी जिंदगी 10 to 5 की जॉब में गुजार दी, इसलिए वो आज ऐसी लाइफ के हकदार हैं। और एक दिन वो लॉन्ग ड्राइव करने के लिए अकेले निकल गए और अपने पीछे वो सावित्री आंटी को अकेला छोड़ गए और फिर कभी वापस नहीं आए, क्योंकि सारा फाइनेंस अंकल मैनेज करते थे। सावित्री जी के पास अपनी कोई सेविंग नहीं थी और ना ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसे बेचकर वो बाकी बची जिंदगी अच्छे से गुजार सकें। ऐसी स्थिति के बाद अचानक से सावित्री जी को अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव करना पड़ा और उस उम्र में उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी। वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। बड़े लोगों के बीच उठने बैठने और अपने पति के लिंक होने के कारण उन्हें एक अच्छी जॉब भी जल्दी मिल गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो एक कड़ी मेहनत करने वाली लेडी थी, लेकिन इस सब के बाद भी वो अपने पति के मुकाबले काफ़ी कम पैसा कमा पा रही थी। और अपने पति के साथ रहते हुए उन्होंने जिस तरह की लाइफ बिताई थी, उस हिसाब से उनके लिए इतने कम पैसे में गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। भले ही वो काम कर रही थी और पैसे कमा रही थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इसे कैसे मैनेज करें, क्योंकि उनकी पहले की लाइफ में उन्हें ये सब करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जहाँ पति भी थी, वहाँ उनके पति इस सिचुएशन को संभाल लेते थे। वो नहीं जानती थी कि उनकी खर्च करने की लिमिटेशन कहाँ तक है, इसलिए वो अक्सर अपने खर्चों में नॉट सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि अपने हेयर स्टाइल को बार बार चेंज करना, या अक्सर बाहर खाना खाने पर खर्च, या फिर उन ड्रेसेस पर खर्च करना जिन्हें वो सिर्फ एक बार पहनने के लिए खरीद रही हैं, ऐसी चीज़ों को शामिल कर लेती थी। उनका बड़े लोगों के बीच उठना बैठना और अपनी पिछली लाइफ के हाई स्टेटस को मेंटेन करना भी इसमें शामिल था। वो जब भी मेरी माँ से मिलती या हमारे घर आती, हमेशा अपने कर्ज में डूबे होने की शिकायत करती, क्योंकि उनका कहना था कि वो जो जॉब कर रही हैं और उसमें मिलने वाली सैलरी से ज़्यादा उन्होंने एक दिन में खर्च किया है। और ये सब बताते बताते वो बार बार अपने उस समय को याद करती थीं जब वो एक शाही तरह से रहा करती थी और उन्हें पैसों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनके शब्द कुछ यूं हुआ करते थे, तुझे तो पता ही है,
हमारी कोई औलाद तो थी नहीं जिसके लिए हमें पैसे बचाने थे, और ये भी मेरे खर्चों के लिए कभी मुझे नहीं टोकते थे। इसलिए मैंने जितना आया उतना खर्च किया। कभी नहीं सोचा, लेकिन मुझे विक्रम से इसकी उम्मीद नहीं थी। कम से कम मुझे एक बार बता तो सकता था। और ऐसा कहते हुए अंत में वो अपने पति को उनकी इस हालत में छोड़कर जाने के लिए कोसती थी। हालांकि किसी हद तक वो सही भी है। कोई भी अपनी लाइफ के इतनी दूर तक आने के बाद ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं करता। वास्तव में उनके पति को इस उम्र में उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बेहद शर्मनाक हरकत थी। वो कहते हैं ना कि लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, इट्स नेवर नॉक योर डोर। और ये सच है कि मुसीबत दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आती या उम्र देखकर नहीं आती। फिर जब फाइनेंसिस की बात आती है तो अक्सर ये पॉसिबल भी नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि उस समय हमें ये देखना होता है कि हम क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए। इसका सीधा सा कारण ये है कि अधिकतर हमारी एक्सपेक्टेशन उम्मीद से ज़्यादा होती हैं। हम जितनी भी मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा की उम्मीद हमारे दिमाग में चल रही होती है। लेकिन उम्मीदों के इन घोड़ों पर सवार होने से पहले आप एक पल के लिए ठहर कर ये सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में आप एक अच्छे फाइनेंशियल सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, और क्या वास्तव में आपकी उम्मीदों का ये कैलकुलेटर आपको सही कैलकुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। भले ही आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, और चलिए मान लेते हैं कि आप वास्तव में यहाँ वहाँ से कुछ कंसेशंस डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको वास्तव में एक्स्ट्रा पर्स या लेटेस्ट मोबाइल सेट खरीदने की ज़रूरत है, जबकि आपके पास एक ऑलरेडी है। अक्सर हम वो फाइनेंशियल ऑप्शन चुनते हैं जिससे हमें लगता है कि हमें नई चीज़ों की ज़रूरत है, जबकि वो हमारी ज़रूरत ना होकर सिर्फ हमारा एक शौक से ज़्यादा और कुछ नहीं होता, और आखिर में वही हमें कर्ज के पायदान पर लाकर खड़ा कर देता है। मेरी राय में हर किसी को अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालना चाहिए। लाइफ में खुद क्रिएट की हुई परेशानियों से मत घबराइए। जिंदगी बहुत छोटी है और आपकी इन परेशानियों का इलाज किसी और के पास कैसे मिल सकता है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल गेम है जिसे हमें अच्छे से खेलने से पहले इसके रूल्स को पढ़ना और इसके मैनुअल्स को समझना है। देखिएगा, आपको ऋण मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, और एक बार आप आपकी मनचाही स्थिति में आ गए, फिर आप देखेंगे कि आपको अपने कर्ज से मुक्ति मिलने के बाद शारीरिक और मानसिक शांति दोनों का एहसास होगा। याद रखिए कि जब आप अपने लिए नया मोबाइल खरीदते हैं तो आपको जो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन फील होता है वो लंबे समय तक नहीं टिकता। वास्तव में ये भी सच है कि हाथ में खाली बैग लेकर दुकान से निकलने के बाद आपको थोड़ा बुरा महसूस हो सकता है, लेकिन ये कर्ज के तले दबे रहने की स्थिति से कहीं बेहतर है, जिसके बाद आपको जो पीस, जो शांति महसूस होगी वो असीमित और इनकम्पैरेबल होगी। आप कोई मोबाइल कंपनी के मालिक या कोई एक्टर नहीं है जिन्हें अपने पास एक अपडेट मोबाइल रखना बेहद ज़रूरी है, या फिर ऐसा करने से आपका कोई फाइनेंशियल फ़ायदा होने वाला है। इसलिए ऐसी किसी भी प्रकार की खरीदारी जिसका पेमेंट आपको कर्ज लेकर चुकाना पड़ रहा है, उस स्थिति में आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि आपको उससे कोई फाइनेंशियल फ़ायदा या इनकम जनरेट हो रही हो। और अगर ऐसा नहीं है और अगर उससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इफ़ेक्ट होती हैं, तो उसे ख़रीदने के बारे में सोचना तुरंत छोड़ दें। मैं बचत करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाता। आइए मैं आपको अपनी खुद की भी कहानी के बारे में थोड़ा बताती हूँ। मेरी महीने की कमाई लगभग 5 या 6 हज़ार थी, जिसमें मुझे गुजारा करना पड़ता था। जी हाँ, आपने सही सुना, मात्र 6,000 रुपये। और ये बात मुझसे बेहतर कौन समझेगा कि वो कुछ भी ना होने के काफ़ी करीब थी। लेकिन भले ही मैं 6,000 प्रति माह पर गुजारा कर रही थी, फिर भी मैंने सेविंग के तौर पर कुछ पैसे हमेशा अलग रखने की कोशिश की, जिसमें मैं लगभग हर महीने कामयाब भी हो जाया करती थी, सिवाय कुछ हार्ड कंडीशंस को छोड़कर। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी आप हैरान होंगे ये जानकर कि इसे मैंने कैसे किया। मैंने बहुत टाइट बजट रखा। मैंने रहने के लिए बेहद सस्ता गर्ल्स हॉस्टल चुना, जहां मैं दूसरी लड़कियों के साथ शेयरिंग रूम में रहा करती थी।
इससे मुझे महंगे अपार्टमेंट पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने लगातार काम किया, यहाँ तक कि हाई स्कूल के दौरान भी मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी, इस उम्मीद में कि शायद इससे मुझे कुछ हेल्प मिलेगी। खरीदारी करते समय मैंने कम से कम और बेहद ज़रूरी सामान खरीदा। मैंने रोज़ के खाने के लिए भी सबसे सस्ते रास्ते को चुना और कैंटीन में मिलने वाली कच्ची रोटियों पर गुजारा किया। मैंने सोडा या कॉफ़ी रोज़ के खर्चे की आदतें नहीं पाली। मैंने केवल वही खरीदा जो बहुत ज़रूरी था। आपको लगेगा कि भाई शायद ये कंजूसी की हद ही हो गई है, ऐसा कौन करता है? लेकिन मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं आज जहाँ हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इससे गुजरना पड़ा। और यहाँ मेरे पास आपसे कहने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे पास कुछ भी ना होते हुए भी मैंने एंड में पैसे बचाए और उस सेविंग को मैंने फिक्स रिटर्न वाली कुछ स्कीम्स में डाला ताकि एक दिन वो बढ़कर मेरे पास आए। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप बहुत अधिक पैसा नहीं भी कमाते हैं तो भी आपको सेविंग के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। क्या आपने इसके लिए अभी तक कोई बजट तैयार किया है? अगर नहीं तो अभी एक बजट तैयार करें और उसे कैसे आप एक बेहतर रूप दे सकते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे सिखाऊंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस पर बिलीव नहीं करेंगे या जानते ही नहीं हैं कि आखिर उनका पैसा खर्च कहाँ हो जाता है। लेकिन सच मानिए, ये सही नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है या हो रहा है तो आप प्रॉब्लम में हैं या फिर कभी भी फंस सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरी मानिए, आप आज से ही अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू कर दीजिए, खास करके उन छोटे खर्चों का जिन्हें आप अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और अगर आपको याद रखने या फिर उन्हें नोट करने में दिक्कत होती है तो उसका एक फिक्स अकाउंट बनाएं जिसमें से उन्हें आप खर्च कर सकें, ताकि आपको एंड पता लगे कि वास्तव में आप उस फिक्स अमाउंट से ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं या कम। बस ये ज़रूरी है कि आप थोड़े थोड़े पैसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को सेविंग में लगा सकें। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि बूंद बूंद सागर बनता है, और ये सही है। मैंने खुद इसे अपनी खुली आंखों से देखा है। आपको आज से ही महंगी कॉफ़ी या चाय पीना बंद करना होगा। आप बाहर कॉफ़ी पीने की बजाय घर पर भी कॉफ़ी बनाकर पी सकते हैं। शायद ये उतनी बेहतर ना हो, मैं झूठ नहीं कहूँगी। और ये भी सच है कि आप ढाबे के बजट में 5 स्टार होटल के मज़े नहीं ले सकते, लेकिन जल्दी ही आप एक अच्छी कॉफ़ी बनाना भी सीख जाएंगे। और जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि आप कुछ पैसे बचाएंगे। आपका घर पर लाया हुआ कॉफ़ी पैक 2 महीने तक चलेगा। और ये मैं इसलिए भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा ही किया है, और शायद इसीलिए मैं इसे किसी से भी बेहतर जानती हूँ। मुझे खेद है कि मैं इससे अधिक एनकरेजिंग या मोटिवेटिंग कुछ नहीं कह सकती। मैं झूठ नहीं कहना चाहती, लेकिन सच ये है कि जब तक आपके पास इनकम के लिमिटेड सोर्सेज हैं या फिर सिंगल सोर्स है और आप लोन्स के बोझ के तले दबे हुए हैं, आपको अपने खर्चों में कटौती करने की ज़रूरत है। इससे बचने का कोई आसान रास्ता नहीं है। इस बारे में ज़्यादा ना सोचें और ना ही ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि अपने पैसे को बढ़ाने के रास्ते में ये सिर्फ पहला पड़ाव है, आखिरी नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि फोकस और डेडिकेशन के साथ आप उस डूबते हुए फाइनेंशियल जहाज को भी रॉकेट में बदल सकते हैं। मैंने ऐसे ही अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक की, लोन से छुटकारा पाया और 4 साल से भी कम समय में अपने पूरे कंपैरिजन में सबसे अधिक सेविंग की। मैंने ये सब कैसे किया, मैं आगे इस विषय में आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं अपने कुछ इंस्टेंट सेविंग ट्रिक्स ज़रूर शेयर करूंगी, और अगर आपको लगता है कि अब आप इन्हें नहीं जानते तो इन्हें आज ही अपनाएं। जैसे पैसे बचाने के लिए थोक में और एक साथ पूरे महीने के लिए चीज़ें खरीदें। जब मेरी माँ को महीने की शुरुआत में पेंशन मिलती थी तो वो हमारा सारा महीने के खाने का सामान एक साथ ही खरीदती थी। दूध, तेल, मक्खन, ब्रेड, कुछ सस्ती स्टोर कर सकने वाली सब्जियां जिन्हें हम उन्हें सही जगह स्टोर कर सकने वाली जगहों पर सेफली रख देते हैं ताकि वो पूरे महीने इस्तेमाल में लाई जा सके। शायद वो उतने प्रोटीन और विटामिन से भरे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी आज मैं हेल्दी हूँ और मुझे कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप पर क्रेडिट कार्ड का कोई कर्ज है? याद रखें, उन्हें देर से पेमेंट कभी ना करें।
क्योंकि इस पर लगने वाली पेनल्टी फीस बहुत ज़्यादा होती है और ये वास्तव में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला बेकार खर्च है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके पहले क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाएं। आपको वैसे भी अपना क्रेडिट कार्ड का लोन अमाउंट चुकाना होगा। बेहतर होगा कि इसे मिनिमम और पॉसिबल अमाउंट पर करें। इसके बाद आप 1 महीने के पीरियड में आपके द्वारा किए गए हर एक खर्च को लिखें और कोशिश करें सब कुछ, यहाँ तक कि आखिरी टॉयलेट पेपर रोल तक भी। महीने के एंड में अपने घर का सर्वे करें और उन चीज़ों को ढूंढें जिनकी आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब अपनी पुरानी महीने की लिस्ट को वापस देखें और देखें कि आप कहाँ कुछ खर्चों में और कटौती कर सकते थे। हो सकता है कि आपको केवल पैकेज चेंज करना पड़े या मोबाइल सिम कंपनियां बदलनी पड़े। जिस भी तरह से आप पैसे बचा सकते हैं वो करें। ये मायने नहीं रखता कि आप सिर्फ 10 रुपए ही बचा रहे हैं। ज़रूरी ये है कि वो भी आपकी मेहनत की ही कमाई है। और जब आपको फाइनली वो अमाउंट मिल जाए जिसे आपको महीने में खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, तो उस अमाउंट को, उस नंबर को अगले महीने के लिए अपनी टारगेट सेविंग के रूप में रखें। पैसों के विषय में हमारे और आपके द्वारा बोले जाने वाले ये 5 मिथक ऐसे ही हैं। ज़रूरत है तो हमें इन्हें एक्सेप्ट करने की, हमें इनके विषय में झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मिथक आपके लिए हेल्पिंग या फिर आपके शरीर को बनाने वाले नहीं हैं। ये केवल आपके फ्यूचर सेविंग को नुकसान पहुंचाएंगे। अगले चैप्टर्स में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप ज़्यादातर लोगों द्वारा की जाने वाली जनरल फाइनेंशियल गलतियों से बचकर अपनी सेविंग का बजट और फंडिंग कैसे तैयार कर सकते हैं।